let's move on to the benefits and limitations of full costing. Now, what are the benefits of full costing? Full costing basically एक ऐसा मेथड होता है जिसमें आप सारी कॉस्ट प्रोडक्ट के अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं. सो इसका फायदा ये होता है कि इट इज रेलेवेंट फॉर सिंगल प्रोडक्ट यूज एज देयर इज नो अनसर्टेनिटी टू एलोकेट ओवरहेड्स. तो बेसिकली सिंगल प्रोडक्ट्स बिजनेस जो बना रहे होते हैं सिंगल प्रोडक्ट्स, उनके लिए काफी एक अच्छा मेथड होता है. बिकॉज सिंगल प्रोडक्ट बिजनेस जो होते हैं आपके, उनको बनाते वक्त आप सारी कॉस्ट एक ही प्रोडक्ट, फॉर एग्जांपल अगर मैं एक ही तरीके की शर्ट बना रहा हूँ, तो मेरी सारी कॉस्ट किस पे एलोकेट होगी, किस पे डिवाइड होगी, उस शर्ट पे ही डिवाइड होगी. सो देयर इज नो अनसर्टेनिटी कि किस शर्ट पे कितना डालूं, किस शर्ट पे कितनी कॉस्ट एलोकेट करूं. नहीं, यहाँ पे क्या है कि एक ही शर्ट बना रहा हूँ, एक ही सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है, तो सिंगल प्रोडक्ट पे ही कॉस्ट एलोकेट करूंगा. एंड ऑल कॉस्ट इज एब्जॉर्ब, सो नो कॉस्ट इज लेफ्ट आउट. तो कोई हिडन कॉस्ट वगैरह नहीं आती आपकी, सारे कॉस्ट कवर हो रही होती है. तो बिजनेस प्रॉफिट अर्न करने के ज्यादा बेहतर चांस में होता है. एंड इट ऑल्सो असिस्ट इन कॉस्ट प्लस प्राइसिंग. बेसिकली व्हेन ऑल द कॉस्ट इज एब्जॉर्ब्ड, यू आर एबल टू कैलकुलेट अ कॉस्ट प्लस प्राइसिंग एज वेल. कि जब आपकी सारी कॉस्ट आपके सामने आ गई कि भाई सारी डायरेक्ट, सारी इनडायरेक्ट कॉस्ट आपकी ऐड होके, ले सपोज $10 बनती है, फॉर एग्जांपल $10 पर यूनिट. सो यू कैन अर्न अ प्रॉफिट एज वेल, कि आप इस पे मार्कअप लगा सकते हो अपना 100% का. तो 100% मार्कअप मतलब 10 इज द कॉस्ट एंड 10 you want to earn the profit, so you can sell the shirt at $20. So basically after absorbing all the cost, you are able to use cost plus pricing as well. And fourth, it can be used to assess the performance of different time periods. अब फुल कॉस्टिंग में कभी कभार अगर कॉस्ट आपकी इंक्रीज हो जाती है, so that means the business is unable to reduce its cost and the performance of the business is reducing. Whereas अगर आपकी कॉस्ट कम हो जाती है, तो दैट मीन्स द परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस इज इंक्रीजिंग, कि बिजनेस अपनी कॉस्ट को कंट्रोल कर सकता है और बिजनेस जो है वो अपनी परफॉर्मेंस बेहतर से बेहतर कर रहा है. तो फुल कॉस्टिंग में अगर आपकी कॉस्ट इंक्रीज हो रही है, सो दिस शोज दैट द परफॉर्मेंस इज डिक्लाइनिंग. Whereas if the cost is decreasing, so this shows that the performance is getting better and better. एक प्रोडक्ट बनाने का खर्चा अगर आपका कम हो रहा है, तो दैट मीन्स कि योर यूटिलाइजिंग योर कॉस्ट एफिशिएंसी, आप जो है वो ज्यादा एफिशिएंट हो रहे हो, तो इससे परफॉर्मेंस अच्छी होगी बिजनेस की, राइट. वेयर अगर किसी प्रोडक्ट को बनाने की कॉस्ट आपकी बढ़ती जा रही है, सो दैट मीन्स कि कॉस्ट एफिशिएंसी नहीं है और बिजनेस की परफॉर्मेंस खराब है. देन वी हैव डिसएडवांटेजेस ऑफ फुल कॉस्टिंग. अब डिसएडवांटेजेस क्या है फुल कॉस्टिंग के? सबसे पहले तो इनअप्रोप्रिएट मेथड्स ऑफ कॉस्ट एलोकेशन में टू इनएफिशिएंसी. अब यहाँ पे हम लोग जब कॉस्ट एलोकेशन करते हैं, जैसे हमने यहाँ पे ओवरहेड्स अपने एलोकेट करे थे 2 लाख के, पंप में हमने 60% एलोकेट करा था और 40%, मतलब व्हाट आर द बेसिस ऑफ दिस एलोकेशन. आपकी एलोकेशन आपके आंसर को इनकरेक्ट कर सकती है. मतलब अगर मैं एक क्वेश्चन में 60-40 के रेशियो में अपने ये टोटल ओवरहेड्स को डिवाइड कर रहा हूँ, फिर दूसरे साल में अपने ओवरहेड्स को डिवाइड कर रहा हूँ अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस, तो इससे आपकी इनकंसिस्टेंसी आती है. क्योंकि इसमें अगर मैं एलोकेट करूंगा तो अलग आंसर आएगा, अगर मैं अकॉर्डिंग टू द डायरेक्ट कॉस्ट अपने ओवरहेड्स को एलोकेट कर रहा हूँ तब आंसर डिफरेंट आएगा. तो बेसिकली आपकी एलोकेशन जो है वो अगर आप डिफरेंट मेथड से करोगे, तो आपके डिफरेंट आंसर्स आएंगे. तो यूजुअली दिस शोज इनकंसिस्टेंसी. सेकेंडली, द एलोकेशन एवरी ईयर मस्ट रिमेन द सेम. अगेन वही वाली बात कि हर साल अगर आप डायरेक्ट कॉस्ट पे अपनी ओवरहेड्स को एलोकेट कर रहे हो, तो डायरेक्ट कॉस्ट पे ही अपने ओवरहेड्स को एलोकेट करना, मतलब कि ये 60-40 के रेशियो में ही एलोकेट करना. अब कभी कभार क्या होता है कि ये डायरेक्ट कॉस्ट भी तो बढ़ सकती है, मटेरियल भी महंगा हो सकता है, लेबर भी महंगा हो सकता है, तो फिर आपका ये रेशियो चेंज हो जाएगा और उसकी वजह से आपके ओवरहेड्स की एलोकेशन भी चेंज हो जाएगी. सो एवरी ईयर इट शुड रिमेन सेम, तभी आपके पास आंसर सही आएगा. वरना तो आपका कंपैरिजन ओवर द इयर्स इनवैलिड हो जाएगा. मतलब आप जो ये बात कह रहे हो कि परफॉर्मेंस एनालाइज कर सकता है, तो परफॉर्मेंस तो एनालाइज जब करेगा ना जब ओवर द इयर्स आपकी कंडीशन सेम होगी. मतलब आप अपने डायरेक्ट कॉस्ट में ही एलोकेशन करो और आपकी डायरेक्ट कॉस्ट अनचेंज्ड है. लेकिन यहाँ पे आपकी डायरेक्ट कॉस्ट अगर चेंज हो गई, तो आपका डायरेक्ट कॉस्ट का जो प्रपोर्शन है वो भी चेंज होगा. और उस प्रपोर्शन जब चेंज हो जाएगा, तो वो आपके ओवरहेड जब उस नए प्रपोर्शन के हिसाब से एलोकेट होंगे, तो वो ओवरहेड डिफरेंटली एलोकेट होंगे. सो दैट इज ऑल्सो अ डिसएडवांटेज. एंड थर्डली, द एक्चुअल आउटपुट शुड बी इक्वल टू द बजटेड आउटपुट. नाउ यूजुअली बिजनेस अपने बजटिंग करता है बिफोर एक्चुअली मेकिंग द प्रोडक्ट्स. तो अगर आपने बजट करा और आपके बजटेड
एलोकेशन में आपने 60-40 के रेशियो में लेट्स सपोज डिवाइड करा ही है, या अगर आप नंबर ऑफ यूनिट्स बना रहे हो तो 50,000 यहाँ पे देखें पंप के यूनिट बन रहे थे और 40,000 फैंस के यूनिट बन रहे थे। लेट्स सपोज ये बजटेड था, एक्चुअल में 30,000 पंप्स बने और 20,000 फैन बने। तो अब एक्चुअल में क्या हुआ कि आपके जो डायरेक्ट कॉस्ट का प्रोपोर्शन है वो कम होगा, क्योंकि जब कम यूनिट बनेंगे तो डायरेक्ट कॉस्ट कम आएगी, लेकिन ओवरहेड्स आपके उतने ही रहेंगे। तो अब ओवरहेड्स जब एलोकेट हुए तो ओवरऑल दोनों पे ज्यादा ज्यादा ओवरहेड एलोकेट हो गए। आपने बजट करा था कि 50,000 के हिसाब से आप एलोकेट करोगे, लेकिन एक्चुअली आपने 30,000 यूनिट्स बनाए। तो जब आपके ओवरहेड्स कम एलोकेट होंगे तो आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा आ जाएगी। ये बिल्कुल इस तरह है जिस तरह फॉर एग्जाम्पल आपने एस्टिमेट लगाया कि मैं 50,000 की कॉस्ट आएगी मेरी, और मैं जो हूँ वो तकरीबन 25,000 यूनिट्स प्रोड्यूस कर लूंगा। तो दिस वॉज योर बजटेड, आपने ये बजट करा। तो अगर देखा जाए तो आपने बजट कितना करा, पर यूनिट कॉस्ट 50,000 डिवाइड बाय 25,000 अगर हम करेंगे तो पर यूनिट कॉस्ट लेस सपोज आ गई आपकी $2। दिस वॉज योर बजटेड। बट एक्चुअल में जब आपने प्रोडक्शन स्टार्ट करी, सो एक्चुअल में आपने 50,000 कॉस्ट जो एस्टिमेट लगाई थी वो सही थी, लेकिन एक्चुअल में आपने जो है वो सिर्फ और सिर्फ 10,000 यूनिट्स बनाए। यू है बजटेड 25,000 यूनिट, बट ड्यू टू सम रीजन यू आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस, की डिमांड नहीं थी इतनी, तो आपने 10,000 यूनिट बनाए। तो अब देखें क्या होगा कि अब आप अगर अपने एक्चुअल में पर यूनिट कॉस्ट निकालो, सो इट इज 5 पर यूनिट, राइट। सो आपकी पर यूनिट कॉस्ट $3 से बढ़ गई यहाँ पे। सो वेन एवर यू आर यूजिंग फुल कॉस्टिंग अप्रोच, यू मस्ट इंश्योर दैट द बजटेड यूनिट्स मस्ट बी सेम। मतलब एक्चुअल में ये बजटेड यूनिट्स ही आप बनाओ, तभी आपका पर यूनिट कॉस्ट डेटा एक्यूरेट आएगा। So the actual output should be equal to the budgeted output. Only then the unit cost will be accurate. मतलब तभी ये $2 रहता है। अब देखो यहाँ पे चेंज हो गया ना, $2 से $5 हो गया। तो अक्सर ये डिसएडवांटेज होता है कि फुल कॉस्टिंग में कि बजटेड आप कर तो लेते हो लेकिन एक्चुअल में उतने यूनिट्स नहीं बना पाते, और जब एक्चुअल में इतने यूनिट्स नहीं बना पाते तो ऑफकोर्स उसकी वजह से क्या होता है, आपका आंसर चेंज हो जाता है, और फिर उसकी वजह से आपको सेलिंग प्राइस भी अपनी बढ़ानी पड़ती है। फिर अगेन उसकी डिमांड नहीं होगी और फर्दर जो है वो आपकी डिमांड फॉल हो जाएगी। सो दिस वॉज योर फुल कॉस्टिंग मेथड। तो फुल कॉस्टिंग में व्हाट यू डू, यू एब्जॉर्ब ऑल द कॉस्ट इन अ सिंगल प्रोडक्ट, और एब्जॉर्ब करने की वजह से आपको अपने जो ओवरहेड्स हैं उनको डिवाइड करना पड़ जाता है, क्योंकि जब आप सारी कॉस्ट एब्जॉर्ब करोगे तो सारी कॉस्ट में आपकी ओवरहेड कॉस्ट भी आती है, लेकिन ओवरहेड टोटल होती है हमेशा, उसको आप हर एक प्रोडक्ट पे डिवाइड नहीं कर सकते, लेकिन आपको डिवाइड करना पड़ता है। तो डिवाइड करने के लिए आप ये चार तरीके इस्तेमाल करते हो यूजुअली, दैट इज you either divide it in the proportion of direct cost, you either divide it in proportion of the factory space taken। अब ये चीज आपको वो क्वेश्चन में बता देगा, आपने क्या करना है, आपने सिर्फ उसका परसेंटेज निकालना है, दैट इज द प्रोपोर्शन, और अपने ओवरहेड्स को इस प्रोपोर्शन में डिवाइड करना है, जैसे कि हमने इस सवाल में करा था। तो इसको मैंने डिटेल में अपनी लास्ट वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ, लास्ट लेक्चर में। तो अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप वो लास्ट वीडियो देख सकते हैं। मूविंग ऑन टू कंट्रीब्यूशन और मार्जिनल कॉस्टिंग। अब कंट्रीब्यूशन और मार्जिनल कॉस्टिंग क्या होता है आपका, अब देखें यूजुअली जो प्रॉब्लम हमें फुल कॉस्टिंग में फेस हो रही थी, वो फुल कॉस्टिंग में यही प्रॉब्लम हमें फेस हो रही थी कि बेसिकली हम लोग जब अपने कॉस्ट को एलोकेट कर रहे हैं, तो कॉस्ट को एलोकेट करने की वजह से मसला ये आ रहा है कि हमारी इनएक्यूरेसीज आती हैं, कि ये ओवरहेड कॉस्ट हम लोग कभी डायरेक्ट कॉस्ट में एलोकेट कर रहे हैं। अब डायरेक्ट कॉस्ट में तो एलोकेट कर दिया, लेकिन शायद नेक्स्ट ईयर हम लोग अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ यूनिट्स एलोकेट कर दें, या अकॉर्डिंग टू फ्लोर स्पेस टेकन जो है वो एलोकेट कर दें। सो देर आर inconsistencies throughout the years. And why is there inconsistency? Because आप अपने फिक्स कॉस्ट को सही तरीके से एलोकेट नहीं कर पा रहे। तो in that situation what the business do, they use contribution costing, which is also known as marginal costing। और इसके अंदर करते क्या है कि इन दिस कंट्रीब्यूशन कॉस्टिंग ओनली वेरिएबल कॉस्ट आर चार्ज टू द प्रोडक्ट्स। आप सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट प्रोडक्ट के खर्चे से माइनस करते हो, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट आपकी वो डायरेक्ट कॉस्ट होती है एंड इट कैन बी डायरेक्टली एसोसिएटेड टू द प्रोडक्ट। तो वेरिएबल कॉस्ट इज द डायरेक्ट कॉस्ट, और डायरेक्ट कॉस्ट आपकी अलग अलग आती है, जैसे मटेरियल एक प्रोडक्ट पे इतना लगा है, दूसरे प्रोडक्ट पे इतना लगा है, ये आपको अलग अलग पता चल सकता है। एंड यू डू नॉट कंसिडर फिक्स कॉस्ट और योर
ओवरहेड्स इन योर कैलकुलेशन। तो इससे आंसर में आपका कंट्रीब्यूशन आता है। सो what you do in contribution costing is you only charge variable cost to the products or service, while fixed costs are deducted from the total contribution to determine a profit. तो फिक्स कॉस्ट आप डिवाइड ही नहीं करते प्रोडक्ट के अंदर। आप क्या करते हो, पहले हर एक प्रोडक्ट का अलग अलग कंट्रीब्यूशन निकालते हो, उसको ऐड करते हो और फिर माइनस करते हो फ्रॉम द फिक्स कॉस्ट, तब जाके आपका प्रॉफिट आता है। तो यहाँ पे आपकी कॉस्ट एलोकेशन जो हो रही थी उसका मसला यहाँ पे सॉल्व हो जाता है कि फिक्स कॉस्ट को आपने एलोकेट नहीं करना, रादर यू कैलकुलेट द कंट्रीब्यूशन फर्स्ट एंड देन यू सबट्रैक्ट इट फ्रॉम द फिक्स कॉस्ट। तो कंट्रीब्यूशन क्या होता है? कंट्रीब्यूशन इज बेसिकली हाउ मच a particular product is contributing towards making a fixed cost, towards making a profit. तो आपका एक प्रोडक्ट जो है वो कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है टुवर्ड्स मेकिंग अ प्रॉफिट। So in contribution costing, only variable costs are charged to the products, while fixed costs are deducted after the total contribution to determine the profit. तो देखें हम लोग जो है वो अपना टोटल कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट ऐसे करते हैं कि पहले तो हम लोग कंट्रीब्यूशन पर यूनिट का फॉर्मूला देखते हैं। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट का फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। आपको ये तीन फॉर्मूले याद रखने व्हेन यू आर यूजिंग कंट्रीब्यूशन कॉस्टिंग। टोटल कंट्रीब्यूशन इक्वल्स टू टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट एंड प्रॉफिट इक्वल्स टू टोटल कंट्रीब्यूशन माइनस टोटल फिक्स कॉस्ट। बच्चों एक मिनट दे मुझे प्लीज। यहाँ पे बेसिकली ये तीन फॉर्मूलाज आपको याद रखने, दैट इज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, टोटल कंट्रीब्यूशन और प्रॉफिट। ठीक है। अब कंट्रीब्यूशन कॉस्टिंग जो होती है वो आपको आपके डिसीजन मेकिंग में काफी ज्यादा हेल्प करती है। और किस तरीके के डिसीजन होते हैं, लेट्स सपोज आपने कोई सा प्रोडक्ट बनाना है नहीं बनाना, कोई ऑर्डर एक्सेप्ट करना है या नहीं करना, तो ये सारी चीजें आपको हेल्प करती है इन कंट्रीब्यूशन कॉस्टिंग या प्राइसिंग डिसीजन से भी रिलेटेड। अब कंट्रीब्यूशन कॉस्टिंग का एक सवाल है यहाँ पे कैलकुलेशन का, तो इसको हम जरा देखते हैं कि इसमें जो है वो मैनेजर कैसे डिसीजन मेकिंग कर सकता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है सीवी होटल। सो द डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ ईच होटल गेस्ट एट द सीवी होटल इज 15 पर यूनिट पर नाइट। द रूम प्राइस इज $50 पर नाइट एंड द टोटल इनडायरेक्ट कॉस्ट पर वीक इज $1000. ऑन एवरेज 100 गेस्ट स्टे ईच वीक। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि द डायरेक्ट कॉस्ट मतलब कि वेरिएबल कॉस्ट जो है, वेरिएबल कॉस्ट हो या डायरेक्ट कॉस्ट हो, बात एक ही है क्योंकि इट कैन बी एसोसिएटेड टू द प्रोडक्ट, इट कैन बी एलोकेटेड टू द प्रोडक्ट। तो $15 पर नाइट आपका हर एक गेस्ट के ऊपर खर्चा आता है, और रूम की जो सेलिंग प्राइस है मतलब रूम जो गेस्ट को आप सेल करते हो वो करते हो एट $50, and the total indirect cost per week is $1000. This is your fixed cost per week, $1000, and then on average 100 guests stay each week. तो व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन पर गेस्ट पर नाइट? अब यहाँ पे ये कह रहा है पर गेस्ट पर नाइट, तो ये आपको कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालने का कह रहा है। तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालने का फॉर्मूला क्या है? सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, राइट। तो यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालने के लिए सेलिंग प्राइस दी हुई है दैट इज $50। क्वेश्चन में ये गिवन होगी आपको, $50 आपने सेलिंग प्राइस ले ली। वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? वेरिएबल कॉस्ट इज $15 फॉर ईच गेस्ट। $15 आपका आ गया वेरिएबल कॉस्ट। तो कंट्रीब्यूशन कॉस्ट आ गया आपका, से कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ गया आपका $35। दिस इज द कंट्रीब्यूशन पर गेस्ट पर नाइट। नाउ कैलकुलेट द वीकली कंट्रीब्यूशन। कह रहा है अब वीकली कंट्रीब्यूशन मतलब टोटल कंट्रीब्यूशन निकालें। टोटल कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला है टोटल रेवेन्यू मल्टीप्लाई बाय टोटल वेरिएबल कॉस्ट। देखिए टोटल कंट्रीब्यूशन निकालने के दो तरीके, या तो आप ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करें। तो टोटल कंट्रीब्यूशन कैसे निकलेगा? टोटल कंट्रीब्यूशन बच्चों ऐसे निकलेगा आपका, टोटल कंट्रीब्यूशन इक्वल्स टू टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। टोटल रेवेन्यू आपका कितना है? टोटल रेवेन्यू आप हम लोग निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे? $50 आपका क्या है? $50 आपका सेलिंग प्राइस है पर नाइट,
और 15 आपकी वेरिएबल कॉस्ट है पर नाइट, एंड 100 गेस्ट आपके हैं। तो टोटल रेवेन्यू अगर हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे, हम लोग 50 हमारा पर यूनिट सेलिंग प्राइस है, मतलब पर गेस्ट सेलिंग प्राइस है, हम इतने का अपना रूम दे रहे हैं होटल का, और हमारे पास जो गेस्ट आ रहे हैं वो आ रहे हैं 100, माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, $15 है, और हमारे पास कितने गेस्ट आ रहे हैं, अगेन 100। Therefore, how can we calculate it? So 50 multiplied by 100, so total revenue आ गया आपका 5000 माइनस 15 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आ गया आपका 1500, तो हमारे पास आ गया 3500 इज योर टोटल कंट्रीब्यूशन पर वीक। इसको एक और तरीके से मैं कैलकुलेट कर सकता था, टोटल कंट्रीब्यूशन इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ यूनिट्स या नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड। सही है। तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हमने निकाला था, कितना आया था, $35। उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड से। नंबर ऑफ यूनिट मतलब कितने गेस्ट आपके पास रुक रहे हैं। 100 guests are staying at each week, right? So if you multiply it by 100 guests, so we will get our total contribution, that is 3500। तो ये आ गया आपका टोटल कंट्रीब्यूशन। तो कंट्रीब्यूशन कॉस्टिंग में हम सबसे पहले जो स्टेप करते हैं वो निकालते हैं कंट्रीब्यूशन, कि कंट्रीब्यूशन कितना है। अब कह रहा है कैलकुलेट द प्रॉफिट मेड इन 1 वीक विथ 100 गेस्ट पर नाइट। तो अब हम लोग प्रॉफिट हम आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास कंट्रीब्यूशन आ गया, और कंट्रीब्यूशन कॉस्टिंग में हम पहले कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करते हैं, एंड व्हेन वी हैव द टोटल कंट्रीब्यूशन, देन वी यूज द टोटल कंट्रीब्यूशन टू सबट्रैक्ट द फिक्स कॉस्ट, एंड देन वी गेट द प्रॉफिट। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। प्रॉफिट कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है वो है टोटल कंट्रीब्यूशन, दैट इज 3500, ये हमने कैलकुलेट करा, माइनस टोटल फिक्स कॉस्ट। अब फिक्स कॉस्ट आपको यहाँ पे दी द इनडायरेक्ट कॉस्ट या फिक्स कॉस्ट इज $1000 पर वीक। तो एक हफ्ते की कॉस्ट है $1000, तो $1000 हम माइनस कर देंगे, तो प्रॉफिट कितना हो गया पर वीक हमें, $2500। तो $2500 इज द प्रॉफिट पर वीक। तो ये आपका है प्रॉफिट जो आपने एक हफ्ते में अर्न करा है। So this is your profit that you have earned in 1 year. So this is how contribution costing is done. आप पहले कंट्रीब्यूशन निकालें, और कंट्रीब्यूशन निकालने के बाद उसमें से अपने फिक्स कॉस्ट या इनडायरेक्ट खर्चे माइनस करें, तो फिर आपके पास जो बचेगा वो बचेगा आपका प्रॉफिट। फुल कॉस्टिंग में हम क्या कह रहे थे, फुल कॉस्टिंग में हम लोग ये जो इनडायरेक्ट कॉस्ट है ना, इसको हम पहले एलोकेट करते कि भाई हमारे पर रूम की जो ये फिक्स कॉस्ट है इसको हम एलोकेट करते पर रूम के हिसाब से, और फिर हम लोग अपना आंसर निकालते। यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, कंट्रीब्यूशन निकाल लें, और कंट्रीब्यूशन निकालने के बाद हम लोग फिक्स कॉस्ट माइनस करें तो हमारे पास प्रॉफिट आ रहा है, प्रॉफिट या लॉस। अब ये तो आपकी सिंपल कंट्रीब्यूशन कॉस्टिंग हो गई, लेकिन कभी कभार हमें डिसीजंस भी लेने पड़ते हैं। अब कैसे डिसीजन लेने पड़ेंगे, यहाँ पे देखें। अ ग्रुप ऑफ 50 पीपल हैव आस्क्ड टू स्पेंड वन नाइट एट द होटल ड्यूरिंग अ वीक व्हेन ओनली 30 अदर गेस्ट आर बुक्ड। कह रहा है एक हफ्ते में ऐसा हुआ कि इंस्टेड ऑफ 100 गेस्ट देयर वर 30 गेस्ट हु आर लिविंग, हु आर बुक्ड इन द होटल, एंड द ग्रुप हैज ऑफर्ड टू पे अ प्राइस ऑफ $20 ईच। हम लोग अपना रूम देते हैं $50 का, लेकिन इन्होंने बोला हम लोग $20 ईच देंगे फॉर ईच रूम। डिस्कस वेदर द मैनेजर शुड एक्सेप्ट दिस ऑफर और नॉट। अब हमें डिसीजन क्या लेना है, अब हमें डिसीजन लेना है कि मैनेजर को ये ऑफर एक्सेप्ट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो पहले तो हम जरा कैलकुलेशन कर लें अपनी, और उसके बाद हम देखते हैं कि क्या ये डिसीजन हमें लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो ग्रुप ऑफ 50 पीपल हैव आस्क्ड टू स्पेंड वन नाइट एट द होटल ड्यूरिंग अ वीक। तो पहले तो ये 50 लोग जो आ रहे हैं, तो हमारे 50 गेस्ट हैं। सही है। तो 50 गेस्ट का जो कंट्रीब्यूशन है पहले वो निकाल लेते हैं। कंट्रीब्यूशन कैसे निकालेंगे, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल
वेरिएबल कॉस्ट, तो हमारे पास टोटल कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। तो टोटल रेवेन्यू, ये लोग हमसे 50 गेस्ट कितने का लेना चाह रहे हैं, $20 का होटल लेना चाह रहे हैं। और टोटल वेरिएबल कॉस्ट हमारी कितनी है 50 गेस्ट की, 50 गेस्ट की जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है वो है अराउंड, वेरिएबल कॉस्ट हमारी सेम रहेगी, तो दैट इज 15 पर गेस्ट, तो दिस इज अराउंड $50। तो 50 मल्टीप्लाई बाय 20, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1000 हमारा टोटल रेवेन्यू, और 50 मल्टीप्लाई बाय 15, सो इट विल बी अराउंड 750 हमारा टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी। तो कंट्रीब्यूशन दैट वी विल अर्न फ्रॉम दीज 50 गेस्ट विल बी 250। तो 250 हमारा कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, ठीक है, फ्रॉम दिस पर्टिकुलर 50 गेस्ट। लेट्स सपोज अभी हम करंटली 30 गेस्ट के ऊपर हमारा जो होटल गया हुआ है वो भी जरा कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 30 गेस्ट का जो कंट्रीब्यूशन अभी आ रहा है हमें करंटली, इफ वी ओनली कीप 30 गेस्ट, so we have the total revenue minus total variable cost, ऐसा ही है। तो कंट्रीब्यूशन हमारा कैसे आएगा, यहाँ पे टोटल रेवेन्यू कितना है 30 मल्टीप्लाई बाय $50 का हम लोग एक रूम देते हैं, माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज 30 मल्टीप्लाई बाय $15 हमारी पर गेस्ट वेरिएबल कॉस्ट है। So 30 multiplied by 50 is 1500. That is your total revenue. Minus multiply by 30 multiplied by 15. 30 multiplied by अगर हम 15 करेंगे, so this will be around 20 multiplied by 15 is 450। ठीक है, तो हमें जो अभी करंटली कंट्रीब्यूशन हो रहा है फ्रॉम दीज गेस्ट इज 1500 माइनस 450, दैट इज 1050। ठीक है, अब हमें डिसीजन क्या लेना है, अब हमें डिसीजन लेना है वेदर वी शुड एक्सेप्ट दीज 50 गेस्ट इन द होटल और नॉट। अगर हम इनको एक्सेप्ट नहीं करते, इफ वी डोंट एक्सेप्ट 50 गेस्ट्स इन आवर होटल, तो क्या होगा, प्रॉफिट पे इम्पैक्ट पड़ेगा। देखते हैं प्रॉफिट पे क्या इम्पैक्ट कर रहा है। अगर हम सिर्फ 30 गेस्ट रखते हैं अपने होटल में और हम लोग 50 गेस्ट को एक्सेप्ट नहीं करते, तो हमारा प्रॉफिट कितना होगा, देखें, प्रॉफिट इक्वल्स टू टोटल कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट या इनडायरेक्ट कॉस्ट। तो टोटल कंट्रीब्यूशन है हमारा 1050, और जो हमारी फिक्स कॉस्ट है पर वीक दैट इज 1000, राइट। तो हम इसमें से माइनस करेंगे 1000, तो हमारे पास कितना प्रॉफिट बच रहा है एक हफ्ते में, $50 का प्रॉफिट बच रहा है। इफ वी एक्सेप्ट 50 गेस्ट, तो फिर देखें प्रॉफिट के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। प्रॉफिट इक्वल्स टू टोटल कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट, राइट। अब टोटल कंट्रीब्यूशन हमारा 30 गेस्ट वाला भी है, और अब अगर हम लोग 50 गेस्ट को एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो ये 50 गेस्ट का जो कंट्रीब्यूशन है ये भी तो ऐड होगा, ऐसा ही है। तो हम लोग ये 50 गेस्ट का कंट्रीब्यूशन भी ऐड करेंगे, और माइनस फिक्स कॉस्ट रिमेन्स अनचेंज्ड, फिक्स कॉस्ट ही रहेगी। तो 1050 प्लस 250 इट गिव्स अस 1300 कंट्रीब्यूशन टोटल माइनस 1000, so the profit will be $300। तो अब मैनेजर जो है वो ये देखता है कि भाई अगर हम 50 गैस को एक्सेप्ट नहीं करते तो वी विल अर्न ओनली $50, whereas if we accept, so we will earn $300 of profit, so the decision will be to accept the 50 guests। और हमने क्यों ये डिसीजन लिया है, बिकॉज द कंट्रीब्यूशन वाज पॉजिटिव। तो हमेशा याद रखिएगा बच्चों कि किसी भी ऑर्डर का, कोई भी आपके पास नया कोई भी ऑर्डर आता है या कोई भी ऐसा एडिशनल
जो है वो ऑर्डर आता है, तो उसको एक्सेप्ट करने के लिए हमेशा याद रखिएगा कंट्रीब्यूशन शुड बी पॉजिटिव. द हायर द कंट्रीब्यूशन, the most probable that the manager will select that particular decision. तो हमेशा याद रखिएगा जितना ज्यादा कंट्रीब्यूशन आएगा उतना ज्यादा विलिंगली मैनेजर उस चीज को सेलेक्ट करेगा, उस ऑर्डर को सेलेक्ट करेगा. सो ये क्वेश्चन आपको, आपकी जो कैलकुलेशन है पेपर के अंदर वो इस तरीके की आती है. तो नाउ यू हैव टू डिसाइड whether the manager should accept this offer. तो हम लिख देंगे yes, the manager should accept this offer because of the positive contribution of $250, which will increase the profit for the hotel to $300 per week. So इस तरीके से manager will accept the order. So this is how contribution costing helps you in decision making to whether to accept an offer or reject an offer. फिर उसके बाद contribution costing आपको help करता है in decisions of whether to stop selling a product or keep making the product. तो एक और डिसीजन में जिसमें आपका मैनेजर को हेल्प की जाती है बाय द कंट्रीब्यूशन कॉस्टिंग इज वेदर टू स्टॉप सेलिंग अ प्रोडक्ट और कीप मेकिंग अ प्रोडक्ट. अब वो कैसे होता है देखें. यहाँ पे एक और क्वेश्चन है आपका कि शुड प्रोडक्ट जी बी ड्रॉप्ड. एन इलेक्ट्रिकल असेंबली फर्म प्रोड्यूसेस 3 प्रोडक्ट्स एंड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल इन डॉलर्स. डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है आपकी 5, 7 एंड 9. डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट है आपकी 4, 12 एंड 10. प्राइस पर यूनिट है आपका $20, $30 एंड $21 सेलिंग प्राइस पर यूनिट. एंड करंट एनुअल आउटपुट दिए हुए आपके $500,000 एंड $400, 400 यूनिट्स. सो टोटल ओवरहेड कॉस्ट आर $10,000 and the company currently uses full costing and each product is allocated a proportion of overheads. तो यहाँ पे इसने बताया हुआ है कि करंटली अभी जो है वो कंपनी फुल कॉस्टिंग इस्तेमाल कर रही है और ये जो 10,000 के ओवरहेड्स है ना, ये इन तीनों में कैसे डिवाइड हो रहे हैं. इन तीनों में डिवाइड हो रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओवरहेड्स, ऑन द बेसिस ऑफ फ्लोर स्पेस टेकन. ये क्वेश्चन में आपको गिवन होगा 30%, 50% एंड 20%. अब इसका मतलब क्या है कि ये 10,000 का 30% एक्स में जा रहा है दैट इज 3,000, 50% वाई में जा रहा है दैट इज 5,000 एंड 20% जी में जा रहा है दैट इज 2,000. सो कैलकुलेट द यूनिट कंट्रीब्यूशन फॉर ईच प्रोडक्ट. अब पहली रिक्वायरमेंट ये है कि कह रहा है कि कैलकुलेट द यूनिट कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच प्रोडक्ट. तो हम लोग पहले तो पर यूनिट कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट कर लेते हैं. अब यूनिट कंट्रीब्यूशन दैट इज सीपीयू. तो सीपीयू कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है. सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट. ठीक है. तो अगर हम लोग प्रोडक्ट एक्स का हमें कैलकुलेट करना है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, तो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे. दिस इज द सेलिंग प्राइस पर यूनिट 20 एंड डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट मटेरियल इज योर वेरिएबल कॉस्ट. तो इसको हम ऐड कर देंगे. सो वी विल गेट द टोटल वेरिएबल कॉस्ट. सो दैट मींस $20 माइनस 5 प्लस 4 विच इज 9. तो आपका एक्स का जो सीपीयू आ जाएगा वो आ जाएगा $11 इज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट. ठीक है. इसी तरह वाई का कैलकुलेट करते हैं. वाई की सेलिंग प्राइस है 30 एंड वाई का जो डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर है वो है 7 प्लस 12. तो यहाँ पे वाई के प्रोडक्ट की अगर हम कैलकुलेशन करें सो इट विल बी द सेलिंग प्राइस इज $30 माइनस 7 प्लस 12. तो 7 प्लस 12, तो ये आपका आ जाएगा $30 माइनस 7 प्लस 12 इज 19, राइट. सो माइनस 19. तो आपका आंसर आ जाएगा तकरीबन 21 एंड 11. सो 11 इज CPU फॉर Y एज वेल. और Z का हम लोग कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालेंगे. तो Z का कंट्रीब्यूशन पर यूनिट का है 9 प्लस 10 और सेलिंग प्राइस है 21. तो प्रोडक्ट Z
की कैलकुलेशन करते हैं. 21 is the selling price minus variable cost is 9 plus $11. So that is around 20. तो 21 minus 20. तो कंट्रीब्यूशन आ जाएगा आपका $1 का फॉर प्रोडक्ट Z. ठीक है. अब सेकेंड रिक्वायरमेंट क्या कह रहा है? इफ एनुअल आउटपुट इज ऑल सोल्ड, कैलकुलेट द टोटल कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच प्रोडक्ट. कह रहे हैं कि ये जो एनुअल प्रोडक्ट है अगर ये पूरा बिक जाता है, सो व्हाट इज द टोटल कंट्रीब्यूशन. तो टोटल कंट्रीब्यूशन हम निकाल लेते हैं. टोटल कंट्रीब्यूशन निकालने का तरीका मैंने आपको बताया था. या तो आप टोटल सेलिंग प्राइस में से माइनस करें टोटल वेरिएबल कॉस्ट, या फिर आप क्या करें, सिंपली टोटल कंट्रीब्यूशन निकालने के लिए जो हम फॉर्मूला यहाँ इस्तेमाल करेंगे, इट विल बी यूनिट्स सोल्ड मल्टीप्लाई बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट. कंट्रीब्यूशन पर यूनिट. तो हमारे पास तीनों के कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हैं और तीनों के एनुअल यूनिट सोल्ड भी हैं. तो अगर हम एक्स की कैलकुलेट करते हैं तो एक्स का पहले तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ये रहा, $11 हमने कैलकुलेट करा, मल्टीप्लाई बाय द यूनिट सोल्ड इज 500. तो 500 से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, यूनिट चाहिए 500. सो व्हाट इज द आंसर? $5,500. $5,500 is the total contribution of product X. प्रोडक्ट Y की कैलकुलेट करते हैं. अगेन $11 is the contribution per unit and यहाँ पे इसके आउटपुट दिए में 1000. So 1000 is the unit sold. So you will get around 11,000. This is the total contribution of प्रोडक्ट Y. और प्रोडक्ट Z की जो आपकी कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है वो है $1, और इसके जो यूनिट सेल हो रहे हैं वो हो रहे हैं 400. So 400 units will be sold. So around 400 will be the total contribution of product Z. ठीक है. तो दूसरी रिक्वायरमेंट भी हमने यहाँ पूरी कर दी. Now in the third requirement, it is telling you to calculate the profit or loss made by each product using full costing at the current output level. तो current output level पे using the full costing you have to calculate the profit or loss. तो हम लोग profit और loss calculate कर सकते हैं. So profit or loss by each product using full costing. अब फुल कॉस्टिंग में हमें क्या करना पड़ेगा? फुल कॉस्टिंग में हमें एलोकेशन करनी पड़ेगी. किसकी? ओवरहेड्स की. तो एक्स, वाई और जी को अगर हम लोग अलग अलग लें और अलग अलग इनका प्रॉफिट, क्योंकि ईच प्रोडक्ट का प्रॉफिट और लॉस कह रहा है वो, तो ईच प्रोडक्ट के कैलकुलेशन में हम पहले तो ले लेते हैं कंट्रीब्यूशन पर यूनिट. सॉरी, पहले हम लोग ले लेते हैं कंट्रीब्यूशन, टोटल कंट्रीब्यूशन. तो टोटल कंट्रीब्यूशन क्योंकि हमारे पास है ऑलरेडी, तो वो हम लोग ले लेते हैं. टोटल कंट्रीब्यूशन सबका अलग अलग यहाँ पे हमें दिया हुआ है, जो अभी हमने कैलकुलेट करा है. दैट इज 5,500, 5,500, 11,000 एंड 400. ठीक है. और जो ओवरहेड्स हैं, ओवरहेड्स अब हम माइनस करेंगे अलग अलग इनमें से. तो ओवरहेड्स माइनस करेंगे अलग अलग. तो यहाँ पे एक्स का ओवरहेड कितना आएगा, वाई का ओवरहेड कितना आएगा और जी का ओवरहेड कितना आएगा, वो कैसे कैलकुलेट करेंगे देखें. 10,000 ओवरहेड्स हैं और ओवरहेड जो है उसकी परसेंटेजेस हमें बताएंगे कि किस में हमें डिवाइड करना है. सो दिस इज योर 30%, दिस इज योर 50% एंड दिस इज योर 20%. सही है. तो अगर मैं ये 10,000 को 30% पे एलोकेट करता हूँ तो मेरे पास 3,000 आएगा एक्स का ओवरहेड. 50% पे अगर मैं एलोकेट करता हूँ तो ये 5,000 का जो है वो ओवरहेड आएगा मेरा वाई पे. और अगर 20% ऑफ 10,000 में निकालूं तो ये आएगा 2,000. तो अब मैं अलग अलग 10,000 को डिवाइड कर दिया मैंने, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा ये आएगा मेरा 3,000, ये आएगा मेरा 5,000 और ये आएगा 2,000. ठीक है.
तो ओवरहेड्स को मैं माइनस करूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा, प्रॉफिट बचेगा, राइट। ओवरहेड्स है मेरे 10,000 के, तो मेरे पास आ जाएगा प्रॉफिट ऑफ ईच प्रोडक्ट। तो अगर मैं प्रॉफिट निकालूं यहाँ पे तो मेरे पास प्रॉफिट आ जाएगा, फॉर प्रोडक्ट एक्स इज 2,500, फ्रॉम प्रोडक्ट वाई माई प्रॉफिट इज 6,000, एंड प्रोडक्ट जी इज मेकिंग अ लॉस। और लॉस कितना है, तकरीबन 1,600 का लॉस हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो 1,600 का लॉस हो रहा है, सो दैट मीन्स कि मुझे यहाँ पे ये प्रोडक्ट जी बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए, अब ये है। तो अब लेकिन अभी हम लोग डिसाइड नहीं करेंगे, अभी तो हमने कैलकुलेट करा है फुल कॉस्टिंग के मेथड से। नाउ कैलकुलेट द इम्पैक्ट ऑन द टोटल प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस इफ प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट जी इज स्टॉप्ड। और हमेशा याद रखिएगा कि अगर आप जी की प्रोडक्शन भी रोक दो तब भी आपको जी के ओवरहेड को एलोकेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो लेट्स सपोज अब मैं यहाँ पे इसी में चेंज कर देता हूँ। अब ये कह रहा है कि भाई जी को बनाना बंद कर देते हैं। क्यों बनाना बंद कर देंगे भाई, क्योंकि जी जो है वो क्या कर रहा है, लॉस कर रहा है। चलें जी, जी को बनाना बिल्कुल बंद कर देते हैं। अब जी को अगर हम बनाना बंद कर देंगे तो व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑन प्रॉफिट, चलें ये देखते हैं। तो आई जस्ट कॉपी दिस डाउन। हम्म नाउ लेट्स सपोज वी स्टॉप मेकिंग जी। तो इफ वी स्टॉप मेकिंग जी वी विल नॉट हैव दिस कंट्रीब्यूशन फ्रॉम जी। ये कंट्रीब्यूशन आपका खत्म हो जाएगा यहाँ से, क्योंकि जी ना ही बन रहा है, ना ही वो बिकेगा, ना ही वो कंट्रीब्यूशन हासिल करेगा। हाउएवर वी स्टिल हैव टू पे दिस ओवरहेड कॉस्ट, क्योंकि अब क्या होगा कि अब ओवरहेड शायद इक्वली डिवाइड हो जाए दोनों में, ठीक है। सो दैट मीन्स कि इफ वी स्टॉप मेकिंग दिस वी स्टिल हैव टू पे दिस ओवरहेड। दैट मीन्स कि अगर हम यहाँ पे अब देखें तो जी थोड़ा बहुत तो फिक्स कॉस्ट कवर कर रहा था, लेकिन अब यहाँ पे जी क्योंकि आपने बंद कर दिया तो अब यहाँ पे लॉस हो जाएगा आपका 2,000 का। तो अगर हम टोटल प्रॉफिट कैलकुलेट करें यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारा टोटल प्रॉफिट कैसे आ रहा था इन तीनों को ऐड करके। तो 2,500 प्लस 6,000 इज 8,500। 8,500 में से हम माइनस करे थे 1,600। तो 8,500 minus 1,600 will give us around, let me just calculate it. So 2,500 plus 6,000 minus 1,600 will give us around 6,900. तो तीनों प्रोडक्ट में जब हम लोग बना रहे थे तो हमें प्रॉफिट हो रहा था 6,900। लेकिन अब हमें जी नहीं बना रहे तो इसका हमारा वो नहीं आ रहा कंट्रीब्यूशन, लेकिन इसकी ओवरहेड हमें पे करना पड़ेगा। मतलब फैक्ट्री तो चल रही है ना, तो ये आप जी बनाओ नहीं बनाओ फैक्ट्री का रेंट तो पे करना है, फैक्ट्री के खर्चे तो पे करने हैं। तो यहाँ पे 2,500 प्लस 6,000 माइनस 2,000, तो 6,500 इज योर प्रॉफिट। तो अब यहाँ देखें कि 6,900 से आपका प्रॉफिट क्या हो गया, 6,500 हो गया। नाउ वाज इट अ वाइज डिसीजन टू स्टॉप मेकिंग जी? नो। व्हाई? बिकॉज जी हैड अ पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन। अगेन जो मैंने अभी पहले क्वेश्चन जब सॉल्व कर रहा था मैंने आपको एक बात बोली थी कि कोई भी प्रोडक्ट का अगर पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन होगा तो आप उसको बनाते रहेंगे, क्योंकि टू सम एक्सटेंट अगर वो इंडिविजुअल प्रोडक्ट लॉस भी कर रहा है लेकिन टोटल आपका प्रॉफिट वो बढ़ा रहा है। और टोटल प्रॉफिट कैसे बढ़ा रहा है, बाय कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट। तो अब यहाँ पे बच्चों एक बात है कि अगर हम फुल कॉस्टिंग मेथड से इस्तेमाल करें, अगर हम यहाँ पे फुल कॉस्टिंग इस्तेमाल कर रहे होते, if full costing was used, if full costing was used, the manager would have decided to stop making product Z। क्यों? क्योंकि वो लॉस कर रहा है और हम सिर्फ देखेंगे कि प्रॉफिट और लॉस कर रहा है। अगर लॉस कर रहा है तो उसको हम तो उस प्रोडक्ट को हम बंद कर देंगे। However, in contribution costing
we look at the contributions of the product and as Z has a positive contribution, we will again write the manager will still produce the product as it is contributing some amount to cover fixed cost and increasing the profitability. ठीक है बच्चों। तो कंट्रीब्यूशन कॉस्टिंग का फायदा यही है कि आप जो है वो प्रोडक्ट की कंट्रीब्यूशन निकालते हो और उसके ऊपर डिसीजन मेकिंग करते हो। तो अगर बिजनेस फुल कॉस्टिंग इस्तेमाल कर रहा हो तो वहां पे तो उसने देखा कि यार प्रोडक्ट जी लॉस कर रहा है तो प्रोडक्ट जी को बंद कर दिया जाए। लेकिन यहाँ पे हम लोग डिसीजन लेते हुए कंट्रीब्यूशन कॉस्टिंग में वी लुक एट द कंट्रीब्यूशन, और कंट्रीब्यूशन क्योंकि जी का वो है अपना पॉजिटिव है, तो इसलिए हम लोग जी को बनाते रहेंगे क्योंकि कुछ तो कुछ वो आपका प्रॉफिट में मदद कर रहा है। $400 की एटलीस्ट वो आपको अर्निंग करके दे रहा है। सो दिस इज व्हाट कंट्रीब्यूशन कॉस्टिंग इज व्हेन वी आर कैलकुलेटिंग whether to decide to make a product or not। ठीक है। फिर उसके बाद कंट्रीब्यूशन कॉस्टिंग है अगेंस्ट स्पेशल ऑर्डर्स। नाउ वी शुड बी सेलेक्ट स्पेशल ऑर्डर्स और नॉट, और उसके ऊपर ये क्वेश्चन है यहाँ पे। अगेन वही वाली बात है कि हम लोग जो है वो स्पेशल ऑर्डर बनाएंगे या नहीं बनाएंगे। तो कभी कभार क्या होता है कि मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस को एक्सेस कैपेसिटी फेस होती है, मतलब दे हैव स्पेयर कैपेसिटी एंड दे कैन यूज दैट स्पेयर कैपेसिटी टू मैन्युफैक्चर अ स्पेशल ऑर्डर। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं टेबल्स मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ, मैं 10,000 टेबल्स बना सकता हूँ, लेकिन अभी मेरे टेबल्स की डिमांड इतनी नहीं है, तो अभी मैं 6,000 टेबल्स बना रहा हूँ और 4,000 की मेरे पास एक्सेस कैपेसिटी है, स्पेयर कैपेसिटी है। तो लेट्स सपोज कोई दूसरा मैन्युफैक्चरर मेरे पास आता है कि यार आप मेरे लिए जरा टेबल्स बना के दे दो मुझे, तो मेरे पास क्योंकि एक्स्ट्रा जगह है, तो मैं क्या उस ऑर्डर को एक्सेप्ट करूंगा या नहीं करूंगा, वो डिपेंड करता है उसकी उस ऑर्डर के कॉन्ट्रीब्यूशन पे। तो यहाँ पे एक सवाल है, उसको हम देखेंगे कि किस तरीके से वो ऑर्डर का कॉन्ट्रीब्यूशन आ रहा है। So the marketing director was determined to gain a large order from a computer desk from a major local authority. So Bureau Office Supplies एक company है, and there was a spare capacity on production line as recent contract had just been cancelled. तो spare capacity भी इनके पास है। The buyer wanted to purchase 1,000 desks at a price of $70 each, and BOSS marketing director knew this price was lower than the paid by most customers. The order was being discussed at a board meeting, and the production manager presented the following cost data. तो कह रहे हैं ये 1,000 डेस्क का एक एडिशनल ऑर्डर आ रहा है और वो $70 पे करेगा फॉर परचेजिंग दिस 1,000 डेस्क। इस 1,000 डेस्क को बनाने में $25 का लेबर लगेगा, 30 डॉलर का मटेरियल लगेगा। ओवरहेड्स पर यूनिट इज $30 एंड फुल यूनिट कॉस्ट इज 85। तो ये इसको हमने ऐड करा 30 प्लस 25, तो एक यूनिट की कॉस्ट बनाने की आ रही है $85। And the production manager was surprised that the marketing department was willing to sell the desk at $70 each. How can you justify selling this desk at a total loss of 15,000? He asked. अब देखें यहाँ पे क्या हुआ, 85 का तो बन रहा है, $85 का बन रहा है। तो अगर हम लोग टोटल कॉस्ट निकालें, इफ वी कैलकुलेट द टोटल कॉस्ट, तो 85 मल्टीप्लाई बाय 1,000 करेंगे हम लोग क्योंकि 1,000 डेस्क बन रही है, राइट। तो हमारा 85,000 की सिर्फ कॉस्ट आ रही है, एंड $70 का हम सेल करने की कोशिश करेंगे इसको। तो $70 की अगर हम सेल करने की कोशिश करेंगे तो हमें कितना लॉस होगा, 15,000 का लॉस होगा ऑन दिस पर्टिकुलर ऑर्डर। तो सेठ तो बोलेगा कि भाई क्या हो गया, पागल पागल तो नहीं हुआ, 15,000 का लॉस करके बैठ जाओगे।
So is the marketing director right to say that we should capture this order? Is the production manager right to be concerned at the apparent loss that the order is making? तो अब आपका ये आंसर किस चीज पे डिपेंड करेगा? ये आंसर डिपेंड करेगा ऑन द कंट्रीब्यूशन दैट इट इज मेकिंग. तो कंट्रीब्यूशन देखते हैं अगर. तो कंट्रीब्यूशन कैसे निकालेंगे हम? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस दैट इज 70 माइनस वेरिएबल कॉस्ट. आपका मटेरियल और लेबर कितना है? 25 और 30. 25 और 30 को ऐड करेंगे तो वो होगा आपका 55. तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आपको कितना आ रहा है? तकरीबन 70 माइनस 50 इज 28, $15. $15 का कंट्रीब्यूशन आ रहा है विच इज अ पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन. एंड अगर हम टोटल कंट्रीब्यूशन निकालें तो टोटल कंट्रीब्यूशन आएगा हमारा 1000 which is the number of units sold multiply by contribution per unit that is $15. 15,000 का हमारा टोटल कंट्रीब्यूशन भी आएगा which is also positive. So we should accept this offer if we look at the contribution and we also have spare capacity. तो वैसे ही फैक्ट्री खाली है और वैसे ही आपका जो है वो रेंट हमें पे करना पड़ेगा. तो ऑफ कोर्स we are going to accept this particular order. And can the order be accepted without further expenditure? For example, a special machine needed. तो अगर हम स्पेशल मशीन वगैरह भी लेकर आएंगे तो हमारी कॉस्ट बढ़ेगी. तो वी शुड नॉट एक्सेप्ट दिस ऑर्डर इफ योर कॉस्ट आर एडिशनल. इतनी कॉस्ट रहेगी अगर तो यू शुड एक्सेप्ट दिस ऑर्डर बिकॉज इतनी कॉस्ट पे आपका पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन आ रहा है. लेकिन कॉस्ट अगर और बढ़ जाएगी फिर हम ये ऑर्डर एक्सेप्ट नहीं करेंगे. So calculate using the contribution costing approach whether the new order will add to the profits of the business or not. तो यहाँ पे basically we will be using the contribution costing method. Why? Because contribution costing method इस्तेमाल करके हमें पता चला कि टोटल कंट्रीब्यूशन कितना है हमारा 15,000. तो 15,000 का कंट्रीब्यूशन जो है वो पॉजिटिव है. तो देखा जाए तो अगर आपके पास स्पेयर कैपेसिटी है क्योंकि रिसेंट कॉन्ट्रैक्ट आपका कैंसिल हुआ तो लेकिन ये जो ऑर्डर आपको मिलेगा ये आपका कंट्रीब्यूशन अर्न करके देगा आपको. ये ऑर्डर तो लॉस में जाएगा लेकिन ये आपको कंट्रीब्यूशन आपको अर्न करके देगा विच विल कवर योर फिक्स कॉस्ट. तो फॉर एग्जांपल अगर फिक्स कॉस्ट आ रही है 30,000 और आपको ये पूरी पे करनी पड़ रही थी, सही है, लेकिन ये ऑर्डर अगर आप उठाते हो तो 50,000 यहाँ से कवर हो जाएगा. सो यू विल ओनली पे 50,000 फ्रॉम योर पॉकेट अगर लॉस भी हो रहा है आपको. तो अगेन वी आर गोइंग टू एक्सेप्ट दिस पर्टिकुलर ऑर्डर बिकॉज ऑफ दैट पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन. तो तीनों क्वेश्चंस में बच्चों हमने यही देखा कि ड्यू टू द पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन वी आर गोइंग टू एक्सेप्ट दिस पर्टिकुलर ऑर्डर. सो कंट्रीब्यूशन कॉस्टिंग से आपको हेल्प मिलती है कि आप ये अंदाजा लगा सकते हो कि ऑन एवरी प्रोडक्ट whether we are earning a positive contribution or not. If we are earning a positive contribution, we are going to accept that particular order. We are going to keep making that product. Or if we are not making a positive contribution, then we are going to stop making that particular product. Or we will not accept the order. तो अब इसी में एक होमवर्क मैंने आप लोग को दिया है. तो गाइस प्लीज डू दिस होमवर्क ताकि आप लोग को ये कंट्रीब्यूशन कॉस्टिंग भी समझ आ जाए. और फिर इसके बाद हमारी कंट्रीब्यूशन कॉस्टिंग की थियरी रहती है और ब्रेक इवन एनालिसिस रहता है इस चैप्टर में. तो वो हम लोग फिर कल की क्लास में करेंगे.